ट्रेडिंग इन द जोन, अध्याय 4, कंसिस्टेंसी यानी स्टेट ऑफ माइंड, hindiaudiobook.com। आपने अभी तक इसके 3 चैप्टर ध्यान से सुन लिए हैं और उनके नोट्स भी ले लिए हैं। आपने यह भी जान लिया है कि किसी भी ट्रेडर के लिए विनिंग एटीट्यूड वाला स्टेट ऑफ माइंड होना पहली और आखिरी शर्त है। आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी कि बच्चे की खूबियां माँ से नहीं बल्कि पड़ोसियों से ज्यादा पता चलती है, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे हटके होता है। हाँ, आप भी। मैं यहाँ पर एक हिंदी ऑडियो बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 की बात करना चाहूँगा, जिसे बर्क हेजेस ने लिखा है। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हमारे सीखने के स्वभाव के बारे में बताया गया है। बर्क ने कहा है कि हम जिंदगी में हर चीज की नकल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज की नकल करने से हम चूक गए हैं, वह है सच्ची दौलत बनाना। आइए थोड़ा नकल की पावर के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिस वजह से ज्यादातर लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते हैं। हम सभी में कुछ खास गुण और योग्यताएं जन्मजात होती हैं, उन्हीं से हम यूनिक बनते हैं। कुछ लोग बढ़िया डांसर होते हैं, कुछ कलात्मक होते हैं और कुछ बेहतरीन खिलाड़ी साइंस, मैथ, कंप्यूटर, मोबाइल गेमिंग आदि फील्ड्स के माहिर होते हैं। लेकिन अगर अरिजीत और सचिन तेंदुलकर को एक दूसरे के फील्ड बदलने को कहा जाए तो शायद वे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना वे अपने फील्ड में कर पाते हैं। लेकिन इस एक बात में कोई विवाद नहीं है कि हम में से हर कोई एक चीज में बड़ा माहिर है, और वह चीज है नकल करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नकल में कितने माहिर हैं? क्या बात है! इस क्षेत्र में तो हम सब में यह प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। हम कॉपीकैट यानी नकल करने में जीनियस हैं, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में पूरी दुनिया के लोग एक जैसे प्रतिभावान हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे जीवन की छोटी छोटी आदतों से लेकर जिंदगी के बड़े बड़े निर्णय पर नकल लगभग हर पहलू पर असर डालती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप आज जो कुछ भी काम कर रहे हैं उन कामों को करना कैसे सीखा? जैसे कंप्यूटर, मोबाइल ऑपरेट करना और कपड़े पहनना, और ये सब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं? इसका एकमात्र उत्तर है नकल करके। यही हकीकत है। साइकोलॉजिस्ट इसे मॉडलिंग और मिररिंग कहते हैं, यानी पेशेवर नकलची। हम पालने से लेकर अंतिम यात्रा तक जीवन भर नकल करते रहते हैं, क्योंकि नकल करना आसान है। हमें हर बार शुरू से हर चीज नहीं करनी होती। यह कारगर है और हम में यह प्रतिभा जन्मजात है। अब जरा इस कहावत में थोड़ा बदलाव कर लें कि केवल अकेला बंदर ही जैसा देखता है वैसा नहीं करता है, बल्कि लोग भी जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। अभी तक आपने डगलस की इस बुक के 3 चैप्टर सुनने के बाद आपने मेरी तरह अपने मन में यह विचार अवश्य महसूस किया होगा कि सिर्फ एक कंसिस्टेंट विनर ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग यानी उसकी नकल करने से कोई इसकी तरह सोचने की उचित टेक्निक नहीं सीख सकता है। जैसा कि बर्क ने कहा है कि हर इंसान नकल में माहिर होने के बावजूद ज्यादातर ने दौलत बनाने के तरीके की नकल करना अभी तक नहीं सीखा है। आइए थोड़ा जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। प्रोफेसर संजय बख्शी के अनुसार हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक खुशी का एक रसायन भंवरों की तरह होता है, जो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। जैसे नया ट्रेडर थोड़े थोड़े प्रॉफिट की वजह से एक शेयर से दूसरे शेयर पर दांव लगाता रहता है, छोटे छोटे प्रॉफिट की डिग्री रिलीज की गई डोपामाइन की क्वांटिटी के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। पता है हमारे दिमाग में डोपामाइन कब कब रिलीज होता है? आप जब जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं, तब यह खुशी इसी का रिजल्ट होती है। यह खुशी हमें किसी अचानक मिले सुखद सरप्राइज की वजह से होती है। इनके अनुसार जो ट्रेडर अभी अभी ट्रेड में जीत कर आया है और एक कोकीन एडिक्ट के दिमाग की अगर एमआरआई की जाए तो इनके बीच का फर्क बताना एक डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल होगा। डगलस के अनुसार लगभग हर नया ट्रेडर इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हर तरह के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप एक सफल कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तब आपको यह सोचकर ट्रेडिंग को समझना होगा कि जैसे यह आपका आखिरी दिन है, इसलिए
आपको और मुझे एक ट्रेडर के तौर पर इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। वॉल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत है कि मार्केट सिर्फ दो भावनाओं से चलती है। पहली भावना है लालच और दूसरी भावना है डर। डगलस कहते हैं कि ये दोनों ही इंटरनल इमोशनल कंडीशन मार्केट के बारे में हमारे अंदर अनसर्टिनिटी यानी अनिश्चितता पैदा कर देती है। अगर कोई ट्रेडर इन भावनाओं के जाल में फंस गया तो उसके पोर्टफोलियो पर इसका बेहद खराब प्रभाव पड़ सकता है। इस बारे में स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला ने कुछ टिप्स दिए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गलतियों से सीखें। नंबर 2, जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का विश्लेषण करें। नंबर 3, मार्केट के हिसाब से चलें। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग अलग बनाएं। और नंबर 5, स्टॉक टिप्स से दूर रहें। वे अपने बारे में भी आगे कहते हैं कि अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर की सलाह से शेयर खरीद लेते हो और कुछ दिनों बाद किसी घटना के चलते इनमें बदलाव हो जाता है जिसकी आपको समझ नहीं है, तब आपको जिसने शेयर खरीदने को बोला था वो तो निकल जाएगा, लेकिन आप फंस जाएंगे। इसलिए इन्वेस्ट से पहले और बाद में एनालिसिस करना और करते रहना बहुत आवश्यक है। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला से किसी ने एक सवाल पूछा कि क्या वह उनके पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी गलती कभी मत करना। आप मुझे फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी यानी स्टेट ऑफ माइंड। डगलस ने पहले भी कई बार इस पर जोर दिया है कि सबसे अच्छे ट्रेडर को जो बाकी सभी से अलग करता है वह यह है कि वे किसी भी ट्रेड में ट्रेडिंग का डिसीजन लेते समय कैसे सोचते हैं। अगर आपका गोल एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करना और कंसिस्टेंट विनर बनना है, तो आपको इस आधार पर शुरुआत करनी होगी कि समाधान आपके दिमाग में है, न कि मार्केट में। कंसिस्टेंसी मन की एक ऐसी स्थिति है जिसके मूल में कुछ फंडामेंटल थिंकिंग स्ट्रेटेजी होती है जो ट्रेड के लिए यूनिक होती है। हालांकि शुरुआत में जीतने वाले को विश्वास हो सकता है कि ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन इस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अब जरा आप उन ट्रेडों को याद कीजिए जो आपके अकाउंट में प्रॉफिट का फ्लो लेकर आए थे। उनके लिए आपने जो भी सेल और परचेज किया था वह आपके लिए एक आसान डिसीजन था। अब अगर आप इस फैक्ट के आधार पर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि जीतने और बिना किसी खास प्रयास के प्रॉफिट कमाने से मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग को आपस में मिला दें, तो एक ट्रेडर के रूप में ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अगर वाकई ट्रेडिंग करना इतना आसान होता तो इसमें महारत हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? इस पैराडॉक्स से जूझ रहे इतने सारे ट्रेडर की समझ से यह अभी तक इतनी दूर क्यों है? एक और बात, अगर सच में ट्रेडिंग इतनी आसान है और यह ट्रेडर्स जानते भी हैं और उन्होंने इसका एक्सपीरियंस भी किया है, तब यह कैसे संभव है कि वे वह नहीं कर सकते जो उन्हें बखूबी करना आता है, जबकि मार्केट भी उनके लिए बार बार काम करती है? दूसरे शब्दों में, हम ट्रेड के बारे में जितना जानते हैं और विश्वास करते हैं और हमारे ट्रेडिंग के एक्चुअल रिजल्ट के बीच इतना विरोधाभास क्यों है? हमारी नॉलेज और ट्रेडिंग के बीच कोई संबंध क्यों नहीं है? ट्रेडिंग के बारे में हमारी सोच। ट्रेडिंग उतना ही मजेदार और आसान है जितना आपने इसे अपने प्रॉफिट कमाने के बाद में समझा था, लेकिन इसे इस पर्सपेक्टिव में महसूस करना आपके बिलीफ, एटीट्यूड या आपके माइंडसेट का काम है। यह वैसा ही है जैसा एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का यूज करना। उसी तरह विनिंग यानी जीतना और कंसिस्टेंसी भी खुशी, मौज मस्ती और संतुष्टि की तरह ही हमारे मन की अवस्थाएं हैं। हमारे मन की यह स्थिति यानी हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारे बिलीफ और एटीट्यूड का ही बाई प्रोडक्ट है। आप सही बिलीफ और एटीट्यूड के बिना कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आपको इसके लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसका रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा रिजल्ट आप बिना प्रसन्नता के खुशी महसूस करने के प्रयास में पाएंगे। यह संभव है कि आपकी परिस्थितियां अचानक इस तरह से बदल जाएं जिससे आपकी बोरियत खुशी में बदल जाए। तब यह केवल बाहरी बदलाव की वजह से होगा, न कि आंतरिक बदलाव की वजह से। यदि आप अपनी खुशी के लिए
बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप लगातार खुश रहेंगे। जिस तरह बाहरी बदलावों के साथ ज़्यादा समय तक खुश रहना मुश्किल है, ठीक उसी तरह एक ट्रेडर के रूप में लगातार सक्सेस होना भी मुश्किल है। मार्केट हमें लगातार सक्सेस देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली है। यह उन बाहरी बदलावों जैसी ही है जिन पर हम खुशी के लिए ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आपको जो लोग अपने आसपास वास्तव में खुश दिखाई दे रहे हैं, उन्हें खुश रहने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वे उन चीज़ों में खुश हैं जो वे करते हैं। जो ट्रेडर कंसिस्टेंटली सक्सेस होते हैं वे नेचुरल अभिव्यक्ति के रूप में कंसिस्टेंट होते हैं। उन्हें कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपको एक तिलिस्म की तरह लग सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके अंतर को समझें। आप कंसिस्टेंट बने रहने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कोशिश आपको मेंटली रूप से अपॉर्चुनिटी फ्लो से आउट करके आपके इंटेंट को नकार देगा, जिससे आपके जीतने की बजाय हारने की संभावना अधिक बन जाएगी। आपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया होगा कि पानी के बहाव के अपोजिट तैरने की बजाय अगर बहाव की दिशा में तैरा जाए तो यह उससे आसान होगा। उसमें एफर्ट्स भी कम करने पड़ेंगे और अनावश्यक एनर्जी भी खर्च नहीं होगी। जैसा कि आपने बताया था कि आपके सबसे अच्छे ट्रेड बहुत ही सरल और आसान थे। उन्हें आसान बनाने की आपको किसी भी तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। वे तो बस आसान थे, उनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। आपने तो ठीक वही देखा जो आपको उस समय देखने की जरूरत थी। आपने उस समय जो देखा उसी पर एक्शन किया। यह इसलिए था क्योंकि आप उस पल अपॉर्चुनिटी फ्लो का एक हिस्सा थे। जब आप फ्लो में होते हैं तब आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय मार्केट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब आपके लिए उस समय अवेलेबल होता है। इस समय आप अलर्ट होते हैं, क्योंकि आपकी अवेयरनेस से उस समय कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा होता है। आपके इस कार्य में कोई भी स्ट्रगल या फिर रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए यह बहुत ही आसान लगने लगता है। लेकिन जब किसी काम के लिए हम जिस भी डिग्री में एफर्ट यानी प्रयास करते हैं, तो इससे पता चलता है कि किस हद तक स्ट्रगल या रेजिस्टेंस है। जैसे पानी के बहाव के विपरीत तैरने में ज़्यादा एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना स्ट्रगल है। जैसे जैसे बहाव तेज होता जाएगा, आपके स्ट्रगल की डिग्री भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा बहाव के साथ तैरने से तो आप बस इसे कर रहे होते हैं, आपको इसे करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह एग्जाम्पल हमें बताता है कि आप मार्केट से जो भी चाहते हैं और उसे पाने का जितना ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है यह हमें स्वाभाविक ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तब वास्तव में यह हमारा एक प्रोस्पेक्टिव है जो कठिनाइयों से भरा हुआ है। दूसरी ओर बेहतरीन ट्रेडर फ्लो यानी बहाव के साथ तैरते हैं, क्योंकि वे मार्केट से कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे तो बस उस बहाव में स्वयं को उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे मार्केट में किसी भी समय की पेशकश का लाभ उठा सकें। पहले की तरह यह भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। डगलस ने चैप्टर 3 में हमें इस बारे में डिटेल में बताया था कि कैसे ट्रेडर फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के दर्द से बचने के लिए कितना कुछ करते हैं। जब आप इस पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट से आप जो चाहते हैं या जो उम्मीद करते हैं उसे हासिल किया जा सके, लेकिन मार्केट का व्यवहार ऐसा नहीं है जो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करे। आप मार्केट से जो चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है। उस समय इस अंतर की भरपाई के लिए आपका मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको किसी भी इमोशनल पेन का अनुभव न हो। मानव मस्तिष्क को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ऑटोमेटिक रूप से ऐसी जानकारियों को ब्लॉक करने का एक तरीका खोज लेता है जो हमें इमोशनल दर्द दे सकती है। इसी वजह से हम स्वाभाविक रूप से इसे उस समय महसूस करते हैं जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जब यह घटित होता है तब ऑटोमेटिक रूप से हम ऐसी जानकारी चुनेंगे जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप हो, ताकि हम अपने मन को दर्द से मुक्ति दिला सकें। इस मन की दर्द मुक्ति के चक्कर में हम अपने आप को अपॉर्चुनिटी फ्लो से बाहर कर लेते हैं और हो सकता है, होना चाहिए,
होगा, इस तरह के थॉट फ्लो में फंस जाते हैं। सब कुछ जो आपके पास हो सकता था, होना चाहिए था, जो अभी अदृश्य दिखाई देता है, यह सब हमें तब दिखाई देता है जब अपॉर्चुनिटी फ्लो हमारे बहुत नज़दीक से गुजर जाता है। कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको ट्रेडिंग के बारे में इस तरह से सोचना सीखना होगा कि अब आप सचेतन या अवचेतन रूप से उन मेंटल प्रोसेस के प्रति अति संवेदनशील नहीं है जो आपको अस्पष्ट ब्लॉक या जानकारी के आधार पर किसी चुनाव का कारण बनती है। बस खुश रहो, अपने आप को दर्द से बचाने के लिए काम मत करो, अपने आप को तो बस वह दो जो तुम चाहते हो। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में 95% गलतियों का सोर्स भय होता है और यह भय दर्द से उत्पन्न होता है। यदि आप एक ट्रेडर के रूप में लगातार गलतियां कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं, आप फ्लो को महसूस नहीं कर सकते। इस भय की वजह से ही आप जो चाहते हैं या जो आप उम्मीद करते हैं वह आपके लिए साकार नहीं होगा। इस सब के अलावा एक ट्रेडर के रूप में आप जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं वह एक स्ट्रगल के सिवा कुछ भी नहीं होगा। इस दौरान आपको ऐसा लगेगा जैसे मार्केट आपके और आप मार्केट के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और इससे बढ़कर यह भी लग सकता है कि मार्केट पर्सनली तौर पर आपके खिलाफ है। लेकिन हकीकत यह है कि असल में यह सब आपके दिमाग में चल रहा है। मार्केट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती जिससे आप संघर्ष महसूस करें। अगर कोई स्ट्रगल है तो यह केवल और केवल आपके एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव के बीच है, और यह आपके दिमाग और टीवी के बीच भी एक संघर्ष है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मेंटल प्रोसेस के प्रति अति संवेदनशील हुए बिना सही इंफॉर्मेशन के साथ भय मुक्त होकर कैसे ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूं। डगलस का इस बारे में आपके लिए सीधे तौर पर उत्तर है, जोखिम को स्वीकार करना सीखें, यानी लर्न टू एक्सेप्ट द रिस्क। जोखिम को वास्तव में समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा डगलस ने पिछले चैप्टर 3 में जिन मुद्दों पर चर्चा की थी वे ट्रेडिंग से कम और आपकी सक्सेस से संबंधित मुद्दे ज्यादा हैं। उसमें डगलस ने यह भी चर्चा की है कि रिस्क को एक्सेप्ट करने के कंसेप्ट को भी काफी ट्रेडर गलत ढंग से समझते हैं, और चैप्टर 1 में कहा है कि ज्यादातर ट्रेडर गलती से यह मान लेते हैं कि वे एक ट्रेडर हैं, इसलिए वे एक रिस्क टेकर भी है, लेकिन यह उनका ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। रिस्क को एक्सेप्ट करना यानी इमोशनल परेशानी या इसके भय के बिना ट्रेडिंग के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होता है। इसका मतलब है कि हमें सीखना है कि ट्रेडिंग और मार्केट के साथ अपने स्वयं के रिलेशन के बारे में इस तरह से कैसे सोचना शुरू करें कि गलती होने, लॉस उठाने या मार्केट से गायब होने की संभावना हमारे मानसिक रक्षा तंत्र को प्रभावित न कर सके और हमें अपॉर्चुनिटी फ्लो में बनाए रखे। यदि आप रिजल्ट से डरते हैं तो ट्रेडिंग का रिस्क आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका यह भय आपके इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरप्रिटेशन और आपके बिहेव पर आप जिस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं यही इस तरह से हावी होगा कि आप न चाहते हुए भी गलती कर बैठेंगे। यहाँ डगलस एक स्पेसिफिक थिंकिंग स्ट्रेटजी सुझा रहे हैं जो आपको हर पल फ्लो में बनाए रखेगी, जो हमारे बिलीफ के एक ग्रुप से बनी होती है। इसे सीखकर आप ट्रेडिंग से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप मार्केट में मौजूद रहकर अपॉर्चुनिटी फ्लो को इस तरह से डिफाइन करने लगेंगे कि यह हर स्थिति में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि जब आप किसी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराते हैं तो आप मार्केट के बिहेवियर पर कोई सीमा या अपेक्षाएं नहीं थोपते। इससे मार्केट आपके लिए सशर्त जो भी करने जा रही है उसे आप अपॉर्चुनिटी के रूप में डिफाइन करेंगे और इसे आप फील भी करेंगे। इससे आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपॉर्चुनिटी पर कार्य करने लगेंगे। अब आपका स्टेट ऑफ माइंड यानी आपकी मनस्थिति मार्केट के बिहेवियर पर निर्भर नहीं रहेगी और न ही इससे प्रभावित होगी। यदि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड यानी अपने मन की स्थिति को ऐसा बनाना सीख जाते हैं जो मार्केट के व्यवहार से प्रभावित न हो, तब आप स्वयं और मार्केट के बीच के मेंटल स्ट्रगल यानी मानसिक संघर्ष का अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। जब आपका यह इंटरनल स्ट्रगल समाप्त हो जाता है तब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। उस समय आप अपनी एनालिटिकल
या कहें सभी स्किल्स का फुल पोटेंशियल के साथ एक ट्रेडर के रूप में लाभ उठा सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस रिस्क से आप डर रहे हैं उसके मौजूद रहते आप इमोशनल परेशानी और भय के बिना ट्रेड के रिस्क को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी जब आप पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आप गलत हो सकते हैं, आप अपने पैसे खो सकते हैं या आप चूक सकते हैं, तब आप कैसे आश्वस्त और दर्द मुक्त रह सकते हैं। इस तरह आपको अपना डर और बेचैनी की भावना पूरी तरह से उचित और तर्कसंगत लग सकती है। जब आप मार्केट में चर्चा करके उस पर विचार करते हैं तो उनमें से प्रत्येक संभावना वास्तविक लगने लगती है, लेकिन ये संभावनाएं सभी ट्रेडर के लिए नहीं होती और न ही मार्केट का डर सभी को समान रूप से डरा सकता है। हालांकि आपको इस समय यह लग सकता है कि यह डर सभी में समान रूप से होता है, लेकिन डगलस आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि जब आप डरते हैं तो उस समय आप जो इमोशनल परेशानी महसूस करते हैं वह इतनी वास्तविक लगती है कि आप यह विश्वास करने लगते हैं कि यह सभी में होती है। यह मानव स्वभाव है कि आप जिस चीज से डरते हैं तो आप यह मानकर चलते हैं कि बाकी सभी को भी उसी चीज से डरना चाहिए, लेकिन साथ में वे यह भी मानते हैं कि सबसे अच्छे ट्रेडर किसी तरह अपने डर को साहस और आत्मनियंत्रण से बेअसर कर देते हैं। ट्रेडिंग में हमारे सामाजिक नियम लागू नहीं होते हैं। आपने यह पहले कई बार सुना है, जो सही है। निश्चित रूप से साहस, सेल्फ कंट्रोल या इनके जैसी कई ऐसी चीजें, एक या सभी विशेषताएं किसी भी टॉप ट्रेडर में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो सच बात नहीं है वह यह है कि ये विशेषताएं उनके बेहतर प्रदर्शन में कोई भूमिका नहीं निभाती है। साहस या सेल्फ कंट्रोल जैसे गुणों की आवश्यकता वहां होती है जहां एक इंटरनल स्ट्रगल होगा। ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी स्ट्रगल, प्रयास या डर आपको फ्लो से बाहर ले जाएगा और आपके रिजल्ट को कम कर देगा। यह वही टर्निंग पॉइंट है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर अपने आप को बाकी भीड़ से अलग कर लेते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल की तरह रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको यह भी ऐसा नहीं लगेगा जो खतरनाक हो। जब तक कोई प्रत्यक्ष धमकी नहीं दे रहा हो तब तक डरने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि यदि आप डरते नहीं हैं तो आपको ज्यादा साहस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप तनावग्रस्त नहीं हैं तो आपको स्टील की नसों की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। इसी तरह अगर आप लापरवाहपन की क्षमता से नहीं डरते हैं क्योंकि आपके पास उचित निगरानी तंत्र मौजूद है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। डगलस यहाँ आपके द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, ट्रेडिंग की शुरुआत करते समय बहुत कम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क के बारे में उचित विश्वास और एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं। आपको ऐसा करने वाले बहुत ही कम ट्रेडर मिलेंगे। नंबर 2, हर कोई उसी साइकिल यानी चक्र से गुजरता है जिसका वर्णन डगलस ने नए ट्रेडर के उदाहरण में किया था। जैसे हम लापरवाही से शुरुआत करते हैं, फिर हम डर जाते हैं, जिससे लगातार हमारी क्षमता कम होने लगती है। नंबर 3, जो ट्रेडर इस साइकिल को तोड़ते हैं और इसे अपने अनुरूप बनाते हैं, वे इससे बचना बंद करना सीखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी व रिस्क को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, इस साइकिल यानी चक्र को ट्रेडर तब तक सफलतापूर्वक तोड़ने का प्रयास शुरू ही नहीं करते जब तक उन्हें बड़े लॉस से, इमोशनल दर्द से न गुजरना पड़ा हो और इसका उन पर पॉजिटिव प्रभाव न पड़ा हो। इस चक्र को तोड़ने वाले अपने मेंटल एनवायरनमेंट में हो रहे बदलावों के बारे में तब तक अनजान थे जब तक उन्होंने उन पॉजिटिव प्रभावों को मार्केट के बारे में नए एटीट्यूड के साथ बातचीत करने के तरीकों को महसूस यानी अनुभव नहीं किया था। यही कारण है कि बहुत कम टॉप क्लास ट्रेडर वास्तव में इस बारे में बता सकते हैं कि उनकी सफलता के लिए कौन से अकाउंट जिम्मेदार हैं। अपने मेंटल एनवायरनमेंट को अलाइन यानी व्यवस्थित करें। इस सेक्शन में डगलस आपके मेंटल एनवायरनमेंट को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ठीक से अलाइन और रिस्क को एक्सेप्ट कैसे करना है, यह सिखाना जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। अब तक उन्होंने जो भी चर्चा की है उनमें से अधिकांश को
आपको वास्तविक कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। डगलस अब आपको एक थिंकिंग स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहे हैं जिसका कोर प्रिंसिपल यह है कि वे आपको संभावनाओं और इसके एज पर बिलीफ कैसे डेवलप करें यह सिखाना है, जिसमें आप सीखेंगे कि मार्केट के साथ आप नए तरीके से संबंध कैसे स्थापित करें जो ट्रेडिंग के रिस्क को मिनिमम कर दे। जब लॉस के दर्द का खतरा दूर हो जाता है तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। फिर आप डर आधारित गलतियों के लिए अति संवेदनशील नहीं होंगे। तब आप एक ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे जो यह देखने के लिए स्वतंत्र रूप से जो उपलब्ध है उस पर कार्य करे। बार बार लॉस उठाने की बजाय एक लापरवाह और नीडर स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त करने में बहुत मेहनत और समय तो लगेगा ही, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। डगलस का मानना है कि जब तक आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनेंगे तब तक आप में से अधिकांश यह जानकर वास्तव में चकित रह जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वास्तव में कितने आसान हैं। और यहाँ पर कई मायनों में तो इतने आसान सॉल्यूशंस मिलेंगे कि जैसे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड या कह सकते हैं कि मेंटल प्रोस्पेक्टिव बदलते ही ये हल आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसा कि सॉफ्टवेयर को अनलॉक करने के लिए एक सही कोड मिलने पर होता है। हालांकि हर कोई एरर के साथ शुरुआत करता है, लेकिन जब आपको इस एरर के सोर्स का पता चल जाता है तब आप इस एरर के सॉल्यूशन से मात्र एक कदम की दूरी पर होते हैं। हालांकि जब आप इसे सीखना शुरू करते हैं तब आप में से कई पाएंगे कि आप एक आदर्श मानसिकता के पर्सपेक्टिव से केवल एक कदम दूर थे। हो सकता है वह एक कदम आपको ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में एक या दो गलत धारणाओं को रिप्रेजेंट करता हो जिसे यह ऑडियो बुक हल कर सकती है। जैसे किसी घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई एक छोटा सा एरर पूरी वायरिंग को बर्बाद कर सकता है, ठीक वैसे ही आपके मानसिक तंत्र में एक एरर पूरे मेंटल स्ट्रक्चर को स्टक कर सकता है। जब आप इस एरर को इस ऑडियो बुक की सहायता से खोज लेते हैं तो आप इस तरह के इंटरनल मेंटल बदलाव को आहा मोमेंट की तरह महसूस कर सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी इस तरह के आहा मोमेंट को महसूस अवश्य किया है, बस इसमें फर्क यह है कि इसे हर कोई अलग तरह से फील करता है। जब आप इसे अनुभव करेंगे तब आपको दुनिया भी अलग तरह से लगने लगती है, मानो यह अचानक से बदल गई हो। इस समय आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, या यह पूरे समय मेरे सामने था लेकिन मैंने इसे कभी देखा ही नहीं, या यह इतना आसान है तो मैं इसे क्यों नहीं देख सका। इस आहा अनुभव को महसूस करने के लिए हर किसी को अलग अलग समय लग सकता है। हो सकता है कि एक सक्सेस ट्रेडर बनने के लिए आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है आप उसे पहले से ही जानते हो, लेकिन अभी यह आपकी आंखों से ओझल हो सकता है। कई ट्रेडर हो सकता है कि यह नहीं जानते हो कि वे असल में मार्केट को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट उन्हें फाइनेंशियल और इमोशनल बर्बादी के रूप में मिलता है। आपने ट्रेडिंग को लेकर अपने जीवन के लिए कुछ गोल्स अवश्य बनाए होंगे। आप इस बारे में स्पष्ट हो सकते हैं कि मार्केट से आप क्या चाहते हैं, लेकिन कैसे, इस बारे में थोड़ी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी पढ़ाई आप डगलस के अनुसार इस बुक से कर सकते हैं, जो आपके लिए हिंदी में ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध है, जो आपको वह सिखाएगी जो अभी आपकी आंखों से ओझल है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आसान और ज्यादा संतोषजनक तरीके आज मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन पहले आपको अपना दिमाग ठीक करने के लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।